बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी। माय नेम इज़ बरीरा अहमद और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं असिस्टेंट कमिश्नर पीएमएस के थ्रू, पीएमएस 10 के थ्रू सर तैमूर उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे कि आपने कैसे सोचा पीएमएस की तरफ आने का, ये प्रिपरेशन इस तरफ आने का या आपने एक पीएमएस ऑफिसर बनने का, किस तरह से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? एज़ फार एज़ माई सेल्फ इज़ कंसर्न, हमारी लाइफ के अंदर हमारे स्पेसिफिकली जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारे पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। हमारा जो करियर चूज़ करना है, हम सब लोगों ने ऑफ कोर्स 3 इडियट्स आपने देखी होगी, वो पैदा होते ही कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा ना। तो उसमें ये सीन होता है कि हमारे लिए ना पाथ्स पहले से डिफाइन होते हैं, बच्चा कर पाता है या नहीं, दैट्स अनदर स्टोरी। तो मेरा पाथ पहले से डिफाइंड था कि इसने बायोलॉजी रखनी है, MBBS करनी है, नहीं हुआ, दैट्स अनदर स्टोरी। फिर जब वो आई वॉज वेटनेरियन, तो जब वेटनरी साइंसेस कंप्लीट हो गया तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि एक काम तूने अपनी मर्ज़ी से कर लिया और एक काम जो है वो तो अब मेरी मर्ज़ी से करेगा। एंड देन शी सेड कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाएँ। तो फिर ये वो था थोड़ा सा जिसमें फिर मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ से आया। इस सोच के बाद आपको कितनी हर्डल्स का सामना करना पड़ा पीएमएस क्लियर करने तक? इन आवर सोसाइटी अगर आपकी फैमिली स्ट्रेंथन नहीं है, अगर आपकी फैमिली जो है वो यू कैन से फाइनेंशियली जो है वो बहुत अपर लेवल पे नहीं स्टे कर रही, तो फिर आप अगर एक मिडिल क्लास बॉय हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना ही पड़ता है। बिकॉज दिस इज़ नॉट एन फील्ड जिसमें आपको फ़ौरन जाते ही, पाकिस्तान में खैर कोई भी फील्ड ऐसी नहीं जिसमें आपको फ़ौरन जाते ही जो है वो क्या कहते हैं जॉब मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू आर डूइंग एंड आपकी लक फैक्टर। अब बाज़ लोग 6 से 8 महीने में क्लियर करने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोगों को साल लगता है, कुछ लोगों को 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। हमारे बैच फेलो हैं उनको 18 साल लगे, ठीक है, वो मिनिस्ट्रियल कोटा पे अब आए हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू अचीव इट। तो उसके दौरान आप बहुत सारी जो है ना वो सेटबैक्स देख रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रहे होते हो। अगर आपके साथ फाइनेंशियल कोई चीज़ अटैच है, आपने फैमिली को सपोर्ट करना, वो एक और बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस देख रहे होते हैं। एक चीज़ तो ये कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स का जो है ना वो क्या कहते हैं एलोकेशंस हो रही होती हैं, आपकी नहीं होती बाज़ दफ़ा। उसमें फिर वही 3 इडियट्स वाला सीन आता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। तो दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग होते हैं, लाइक आप डिग्री पास, मैं वेटनेरियन हूँ, अब पास करके आप आए हैं डिग्री, मेरे जूनियर्स के जो जूनियर्स हैं वो भी एमफिल या 80,000 पे के ऊपर जॉब्स कर रहे होते थे। एंड आई वाज जस्ट कमिंग हियर टू द अकेडमी एंड जस्ट प्रिपेयरिंग थिंग्स फॉर माय नेक्स्ट एग्जाम। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा जो है, एक तो क्या कहते हैं तकलीफ भी हो रही होती है आपको, दूसरी बात है कि इटसेल्फ दीज आर हर्डल्स। फिर आपकी ना क्या कहते हैं मज़ीद हर्डल्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि जब आप अपनी डिग्री से दूर होते जा रहे हो तो आपके अपने सेक्टर के अंदर आपकी जॉब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मिल के जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो आपके हर्डल्स में रोल प्ले करती हैं। एंड इनफैक्ट फिर रिलेटिव्स तो होते ही है ना हर किसी के, तो वो चीज़ जो है वो भी काफ़ी रोल प्ले करती है उसमें। तो क्या आपको इस पूरे जर्नी में आपको कैसे मोटिवेशन मिली, आप कैसे मोटिवेटेड रहे? एक चीज़ जो मैं डिस्कस करता होता हूँ, मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान भी ये बात की थी कि आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इसमें। एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट और एक आपकी ईगो, ये आपकी बहुत, आई नो पीपल वुड से कि ईगो कहाँ से आ गई। ईगो इस लिहाज से कि यार अभी एक चीज़ शुरू की है ना तो उसको ख़त्म करना है, बीच में नहीं छोड़ना। ये ईगो आपकी इस लेवल पे होनी चाहिए, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इस लेवल पे होनी चाहिए कि यार ये जो लोग मुझे मॉक कर रहे हैं मैं इनसे कैसे हार जाऊँ, ये जो मुझे मॉक कर रहे हैं इनसे कैसे। और तीसरी बात अबव ऑल जो फैक्टर होता है वो आपका लक और प्रेयर का फैक्टर होता है। मैं एक हदीस कोट करता होता हूँ अक्सर कि आप दुनिया जहान की नेकियां कर लें, और ये मफहूम है, अल्लाह माफ़ कर अगर गलती हो मुझसे कहीं, कि दुनिया जहान की नेकियां कर लें और वो नेकियां करके आप जन्नत के दरवाजे पे पहुँच जाएँ, लेकिन अल्लाह का इज़्ज़न नहीं है तो आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। सो आई नो मैनी पीपल इस अकेडमी के अंदर, मेरे कई फ्रेंड सर्कल के अंदर हैं हु आर मच बेटर दैन मी, ठीक है, लेकिन उनकी एलोकेशंस नहीं हुई। एंड आई नो मेनी पीपल जिनके खुद वर्ड्स थे कि वो मुझे देख के परेशान हो गए थे और वो मुझसे बेटर पोस्ट पे हैं आज, ठीक है, ठीक है ना। सो दीज थिंग्स मैटर। आपकी लक फैक्टर, वो जो एक जो होता है ना अल्लाह ताला के इज़्ज़न का फैक्टर, वो बहुत मैटर कर रहा होता है बीच में, तो वो चीज़ होती है साथ। सर बेसिकली ये स्टार्ट से पीएमएस ही था और यू वर गोइंग फॉर सीएसएस? आई वुड स्टे straightforward during the interview, of course.
हम में से 95% लोग जब तैयारी के लिए आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, उन्हें PMS के पी का भी नहीं पता होता, ठीक है ना। वो जब यहाँ आते हैं ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने, तब वो CSS की ही तैयारी के लिए आते हैं। वो जब यहाँ आते हैं ना तो अचानक बीच में ना, क्योंकि हम लोग जब आप एक चीज़ होती है कि जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं तो आप जॉब्स की एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। वो चाहे वन पेपर हो, वो चाहे FIA हो, वो चाहे IB हो, NAB हो, या किसी और लेवल पे लेक्चरशिप हो, आप इन सब को फॉलो कर रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स डेस्परेशन तो होती है ना किसी न किसी लेवल पे। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ CSS को फोकस करके आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपको ना अचानक से आप CSS की तैयारी कर रहे हो, 7-8 महीने के बाद पता लगता है कि एक PMS का जो है ना वो एडवर्टीजमेंट आ गई है, और वो है भी बिल्कुल CSS की तरह, और फिर आपका दिल भी नहीं होता। इनफैक्ट इन माई केस, इफ़ आई नरेटेड करेक्टली, आई रिमेंबर 27 नवंबर 2017 आखिरी डेट थी PMS के लिए अप्लाई करने की, जो मेरा पहला PMS था जिसका मेरा रिटन क्लियर हुआ था, और मेरा दाखिला भरने का कोई इरादा नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा था मैं तेरा दाखिला भर रहा हूँ और तूने आके जो है वो बाद में मुझे पैसे दे दें। मैं फिर उसके पास गया और उसने फिर मेरा दाखिला जो है वो भरा, और बाकी मेरा पहला रिटन क्लियर हो गया PMS का। सो द पॉइंट इज़ कि PMS कोई भी जहन में रख के, बहुत रेयर लोग होते हैं, या वो मिनिस्ट्रियल वाले होते हैं, या बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको उसका पता भी होता है और जो वो जहन में रख के आते हैं। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में तो लोगों को CSS का भी नहीं पता होता, वो सिर्फ नाम सुनते हैं और किसी को नीली बत्ती वाली डबल कैबिन डाले में जाते हुए देख के तो उनको लगता है कोरोना से ज़्यादा CSS फैला हुआ है। कोरोना से ज़्यादा CSS फैला हुआ है। यू आर राइट अबाउट दैट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि हमारे यहाँ जो प्रॉपर प्रोफेशनल सेक्टर्स हैं वहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, ठीक है। हमारे बैच में 80 का बैच है, आधे लोग इंजीनियर हैं। Now I'm not saying कि मैं मॉक नहीं कर रहा किसी को, I'm just saying कि सैचुरेशन इतनी हो गई है कि क्या कहते हैं, वो लोग इधर आ रहे हैं। हम 4 वेटनेरियंस हैं, हम लोग 4 वेटनेरियंस अपने बैच में, हमारे डॉक्टर्स पता नहीं कितने सारे हैं। आप हर दफ़ा CSS उठाएं, आपको मेजर पोस्ट्स के ऊपर डॉक्टर्स नज़र आएंगे। Why is it so? ये तो क्रीम हुआ करती थी MBBS में ना। आई स्टिल रिमेंबर कई बच्चे खुदकुशी कर लिया करते थे MCAT क्लियर ना होने पे। थिंग्स लाइक दिस हैपेंड इन आवर सोसाइटी। तो आज ऐसा क्या हुआ कि लोग MBBS छोड़ के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने तो अपना ख्वाब अचीव कर लिया था, ठीक है। वो क्या है कि सैचुरेशन इतनी है कि आजकल वाकई ही CSS कोरोना से ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना। तो वो you can't help it. In fact, आगे चल के मेरा ख्याल है, but I think is that I'm not saying anything bad about it. मुझे यही लगता है कि CSS PMS का भी वही हाल होने वाला जो आज इंजीनियरिंग का हाल है आजकल के दौर में, या क्या कहते हैं दूसरे सेक्टर्स का, MBA का हाल है जो आजकल, कि आप डिग्रीज़ करके लोग निकल रहे हैं सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से और जॉब्स नहीं मिल रही। तो वो थोड़ा सा सिनेरियो जब वो डेवलप हो रहा है वाकई। अच्छा सर, आपका PMS है, तो PMS और CSS में जो एक मेजर डिफरेंस है वो उर्दू का होता है, तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि उर्दू को हम किस तरह से देखें और कितना। अच्छा, बात ये होती है कि ना मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं ना तो उनका आगे पहला सवाल ये होता है, उनको इंग्लिश प्रेसी। अब द थिंग इज़ कि यहाँ पे भी इंग्लिश का एसे या यू कैन से क्या कहते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स उतने ही मुश्किल होते हैं। GK एक इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट है PMS के अंदर, इवन मोर डिफिकल्ट इक्वलेंट टू इंग्लिश प्रेसी इन CSS, उसी लेवल का वो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उनको ज़्यादा टेंशन उर्दू की होती है, सर उर्दू कैसे करेंगे। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक चीज़ की जो कमी है वो ये है हमारी स्टडीज़ के अंदर कि एक तो हम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, आजकल जो जनरेशन आ रही है, हमारे बाद की जो जनरेशन है, ये तालीम याफ्ता नहीं, थोड़ी सी तालीम ज़्यादा है, ठीक है। इन अ सेंस कि इनको रट्टे लगवाए जाते, क्रैमिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में क्रैमिंग। और दूसरी बात ये कि उर्दू में भी फिर उसी लिहाज से वही उनको क्रैमिंग हो रही है, उनको उर्दू सिखाई नहीं जाती, उनको उर्दू क्रैम करवाई जाती है, ठीक है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात है फिर 8-8 साल वो लोग उर्दू नहीं पढ़ते, ठीक है, 5 साल 6 साल वो उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, और जब वो इधर आते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है कि सर उर्दू कैसे करनी। उसका सिंपल वे है कि जिस तरह से आप इंग्लिश प्रेसी को लेते हो, आप प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश प्रेसी की प्रैक्टिस होती है, पेपर तो अनसीन होता है, आप प्रेसी की प्रैक्टिस करते हो, आप हफ्ते में 2 प्रेसिस कर रहे हो, 3 प्रेसिस कर रहे हो, 4 प्रेसिस कर रहे हो। उर्दू की भी उसी तरह प्रैक्टिस है, आपने लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, इट डजेंट मैटर आप क्या लिख रहे हो, आप सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। लाइक आपने तलखीस करनी है,
आप क्या करोगे, आप बेशक अपने किसी छोटे बहन भाई या कज़न की 12वीं की किताब उठा लो, सर मैं आया उर्दू, उसका एक पैराग्राफ उठाओ और उसकी तलखीस कर दो, सिंपल, आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी उर्दू है, ठीक है। उसी में से शायरी के कोई वर्ड्स उठाएं, कोई शेर उठाएं, उसकी आप तशरीह कर दें, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी जो है वो प्रिपरेशन। और फिर आप रफ्ता रफ्ता उर्दू में आपको थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है, बिकॉज हम लोग हम लोग रोमन उर्दू बोलते हैं, हम लोग लिखते भी रोमन उर्दू हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम समझना भी उसे ही चाहते हैं। अब मैं किसी को तलखीस लफ्ज़ बोलूँगा तो उन्हें जो है वो समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर उन्हें प्रेसी कहूँगा कि उर्दू की प्रेसी, तो उन्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू ओवरकम दैट। आपको छोटी छोटी चीज़ों के मीनिंग्स आने चाहिए, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, एक चीज़ होती है उसमें ये होता है कि ना आप सिंपली वर्ड्स के अंदर दूसरे वर्ड्स को तलाश करते हो, बेसिक वर्ड्स या कोड वर्ड्स कहते हैं उन्हें, ये रूट वर्ड्स कहते हैं, सॉरी। अब क्या होता है, तलखीस को अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको खुलासे की सेंस आएगी, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं दूसरे इस तरह के वर्ड्स पढ़ें तो उनको आपको डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं उसमें बीच में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आप सिंपल उन वर्ड्स को तलाश करके उन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो ड्राइव कर सकते हो वहाँ से, ठीक है ना। और क्या कहते हैं उससे आपके लिए आसानी हो सकती है। तो उर्दू का थोड़ा सा ये सिनेरियो है कि यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। उर्दू आपके अंदर वो जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी में आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं मौजूद है उर्दू। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग इट अप अगेन, क्योंकि हम उर्दू बोलते रहते हैं, तो उससे यही होता है कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो उसकी जो है एक्सरसाइज करें थोड़ी सी, तो वो दोबारा से वापस आ सकती है। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ऑलराइट, सो यू आर बेसिकली सेइंग कि जो लोग ये कहते हैं कि हम उर्दू की वजह से पीएमएस को नहीं देते ख़ास तौर पे, या उर्दू की वजह से हम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स नहीं उठा रहे होते, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाबी और इस तरह से, तो वो लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है? यस, उर्दू इज़ अ वेरी यू कैन से ईजी सब्जेक्ट व्हेन यू प्रैक्टिस इट, ठीक है। when you do keep it on your hands, ठीक है। उर्दू जब तक आप उसकी क्या कहते हैं मश्क करते रहेंगे, उर्दू कोई इतना मुश्किल जो है वो मजमून नहीं है, ठीक है। देर आर डिफ़िकल्ट थिंग्स इन PMS एंड PMS टू बी मोर प्रिसाइज, जैसे कि जनरल नॉलेज है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग जनरल नॉलेज नहीं, लोग उर्दू की वजह से छोड़ देते हैं, which is I would rather say is ironic, because हम लोग जो हैं एक बड़ा बुरा फैक्टर है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारे जो अक्सर सोसाइटी है उसके अंदर लोगों को ना ये कहा जाता है कि अब अपनी मदर लैंग्वेज अगर वो बोलता है ना तो वो पेंडू है, ठीक है। अपनी रीजनल टंग अगर वो बोलता है तो वो पेंडू है, ठीक है ना। रीजनल लैंग्वेज अगर बोलता है तो वो पेंडू है, तो उसमें फिर ये चीज़ होती है कि थोड़ा सा वो फैक्टर भी आ रहा होता है बीच में। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मसला है। उर्दू जो है बहुत आसानी के साथ की जा सकती है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा तो उर्दू के साथ खैर ताल्लुक़ रहा है, मैं उर्दू तकारीर में भी हिस्सा लेता रहा हूँ। मेरा क्या कहते हैं, मैं उर्दू कुतब भी पढ़ता हूँ उर्दू की। मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की किताबें भी मैं पढ़ता हूँ, उनकी सबसे मुश्किल उर्दू लगती है मुझे। तो क्या होता है कि मैंने सिर्फ अपनी मेरी जो मैम थी, मैम अफ़ीफ़ा, वो क्लास के अंदर थी, तो उनको मैंने एक शेर लिख के ना उसकी तशरीह करके दिखाई, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम कहा था, हालांकि मैंने भी 8 साल से उर्दू नहीं लिखी थी, मैंने सिर्फ लिख के दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी उर्दू ठीक है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 69 स्कोर कर लिया था, ठीक है। विदाउट आई एम नॉट सेइंग, अब मैं यहाँ पे ये आप लोगों के सामने जो है वो ब्रैगिंग नहीं करूँगा, मैंने तो तैयारी नहीं की, मैंने तो 2 महीने के अलावा पढ़ा नहीं, ठीक है। तो उसमें यही बात होती है कि नहीं प्रैक्टिस की थी, उसकी मश्क की थी, इट इवेंचुअली पेड ऑफ, लेकिन ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि मेरा ताल्लुक़ था उर्दू से। आपको सिर्फ ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है, सब कुछ हो जाता है। राइट सर, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कि बाज़ दफ़ा आपका मटेरियल जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आपका पेपर की जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो आपका पेपर पास करवा देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ एक दफ़ा हो भी चुका है, तो मैं तो उस सेंस में कहूँगा आपका पेपर इस तरह का होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर, देखिए पास दफ़ा एग्ज़ामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो वो अगर आपने 1 पेज के ऊपर या 3 पेजेस के ऊपर सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट से सब कुछ लिखा हुआ है, वो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं करेगा, उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा वो, ठीक है।
अगर आपने उसको प्रेजेंट ऐसे किया हुआ है कि एटलीस्ट वो आपकी हेडिंग्स पे भी तवज्जो दे लेता है पेपर चेक, नाउ नॉट सेइंग वो सिर्फ हेडिंग्स चेक करता है, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वो हेडिंग्स पे भी तवज्जो दे लेता है आपकी पेपर की, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर जाता है। और जब आपकी चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके सामने आती है तो वो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट ही करता है, क्योंकि आपने उसके लिए आसानी कर दी है। उसको चीज़ें ढूंढने के लिए पूरा पेपर जो है वो छानने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने चीज़ पेश कर दी है प्लेट में। अब चाहे वो गलत है या ठीक है, वो एक और डिबेट है। आपने उसको प्लेट में पेश कर दिया चीज़, और बाज़ दफ़ा वही चीज़ पे ऑफ कर जाती है। तो उसमें यही इन माई ओपिनियन 8 से 10 नंबर सिर्फ प्रेजेंटेशन के ही होते हैं पेपर के अंदर। अब आप खुद देख लें कि आपके ये जो 8 से 10 नंबर हैं कितना मैटर करते हैं आपके पेपर में। सही। पीएमएस के बाद आपके सोशल सेटअप में क्या डिफरेंस आया? देखिए मैं फिर यहाँ पे वही बात करूँगा, अगर तो आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके रिश्तेदार सबसे पहले बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके साथ। दूसरी बात ये कि आपके वो दोस्त नहीं कहेंगे, आपके फेलोज़ जिन्होंने आपको पिछले 10 सालों में ये नहीं पूछा भाई आप जिंदा हो या मर गए, उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे आपको, और फिर वो आपको ऐसे ऐसे वादे याद करवाएंगे जो आपने कभी नहीं किए होंगे ज़िंदगी में। जिनमें से एक वादा ये भी होगा कि भाई तूने वादा किया था तो मेरी जॉब लगवाएगा, ठीक है। अब इंसान सोचता है कि मैंने मैट्रिक में कभी ये वादा नहीं किया था कि मैं तुझे ट्रीट दूंगा, तो आप जॉब लगवाने का वादा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ। तो एक सोशल सेटअप जो है वो आपके लिए बहुत डिफरेंट हो जाता है। फिर ये है कि आप जो हो क्या कहते हैं, यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स योर ओन सोशल अपीयरेंस ऑल्सो, ठीक है ना। मैं यूनिवर्सिटी जाता था, एक जीन्स टी शर्ट में 5 दिन पूरे कर लेते थे, आज आपको हर रोज़ डिफरेंट शूटिंग करनी पड़ती है। सो व्हाट आई एम सेइंग है, you like doing it? Who doesn't? Okay. The point is who doesn't? The thing is कि आपका खुद का सोशल, I'm just give an example, doesn't mean मैं यहाँ पे कुछ चीज़ जो है वो शो करने की कोशिश, I'm just saying कि आपका अपना स्टैंडर्ड भी डिफरेंट हो जाता है और लोगों का स्टैंडर्ड भी डिफर कर जाता है। This is the story. Alright. अच्छा ये बताइएगा कि कब एस्पिरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमें CSS या PMS की तरफ आना चाहिए? मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी इसमें तमहीद बांधूंगा। हमारी सोसाइटी में जो हमारी जनरेशन और जो नई यंगर जनरेशन है, वी जस्ट वांना बिकम फेमस विदाउट डूइंग एनीथिंग ना। तो हम लोग इंस्पायर भी जल्दी होते हैं। हम लोग किसी को, फिर वही बात करूँगा, डबल कैबिन डाले में जाते हुए देख लें, ग्रीन नंबर प्लेट और नीली बत्तियों पर हम लोग इंस्पायर बहुत हो जाते हैं। ये नहीं पता कि रात 1 बजे भी छापा मारना पड़ जाता है कई दफ़ा नींद तोड़ के, ठीक है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर एस्पायरिंग फॉर। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप एस्पायर क्या चीज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, इट्स अ पाथ फुल ऑफ थॉर्न्स, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ठीक है आपने डिसीजन ले लिया, आपने करना है। अब यूजली 90% तो लोग वालिदैन की ख्वाहिश की वजह से ही करते हैं, जैसे कि मैं था, ठीक है। कई लोग जो हैं उनको वाकई ही शौक़ होता है। आई पर्सनली नो दोज पीपल जिनको वाकई शौक़ होता है और वो करते हैं वो। उसमें सिनेरियो ये है कि आप सबसे पहले अपनी डिग्री पे कंप्रोमाइज़ ना करें, बिकॉज यू हैव टू हैव 14 years ऑफ एजुकेशन, 2nd grade या B grade, ठीक है। उसमें सीन यही है कि आप पहले अपनी डिग्री के ऊपर फोकस करो, आप अपनी डिग्री को फुलफ़िल करो, अच्छे मार्क्स लो, B लो, 3.3 CGPA से ऊपर होनी चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम। वो करके, और उस दौरान 7वें 8वें सेमेस्टर के अंदर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो हैं, हमारा करंट अफेयर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हमारा न्यूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमें न्यूज़ सिर्फ जो है वही जो रात को अब्बू जियो पे लगा लें वो पर लगती है, या उसके अलावा हम चैनल्स पे ड्रामे देखने हो तो उसके अलावा हम कुछ नहीं करते टीवी पे, ठीक है, टीवी के साथ। सो द पॉइंट इज़ कि आप अपना थोड़ा जो है वो अपना एक जिसे कहते हैं ना इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, उसका इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करो। आप न्यूज़ देखा करो, ऐसे न्यूज़ चैनल्स जिसके ऊपर पहले तो वो अनबायस्ड हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप उनके ऊपर एम्फसाइज जो है वो जो इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, उससे हट के जो चीज़ें हैं उन पे एम्फसाइज। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस टाइम ये इंटरव्यू जा रहा है, इस टाइम टर्की में आग लगी हुई है जंगलात के अंदर। नाउ यू हैव टू नो दैट कि वो आग लगी हुई, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा पता हो कि टर्की किस एरिया में आग लगी हुई है, जस्ट हैव टू नो कि टर्की में आग लगी हुई है एंड वाई, ग्लोबल वार्मिंग। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप न्यूज़ देखोगे, इस तरह की चीज़ें बिल्डअप करना शुरू करो। फिर
अब वी हैव, इस बात को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता कि वोकैबुलरी एंड योर इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आपने वहाँ जाके ये प्रूव नहीं करना कि आप विलियम शेक्सपियर के रिश्तेदार हो. आपने वहाँ पे जाके ये प्रूव करना है कि पेपर में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको समझ आ रहा है. आपकी वोकैबुलरी इसलिए ज़रूरी है. आपकी वोकैबुलरी इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप इम्प्रेस कर सको एग्जामिनर को. ठीक है. सो आपकी जो वोकैबुलरी है वो डेवलप होनी चाहिए. वो कैसे डेवलप करनी, वो आप ये है कि 7वें 8वें सेमेस्टर में आप जो हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, कुछ 10 सेमेस्टर्स की होती है, कुछ 8 सेमेस्टर्स की होती है. अब अपनी उस डिग्री के एंड से पहले आप क्या हो कि आप डॉन पढ़ना शुरू कर दो, या इंग्लिश चैनल्स जो हैं लाइक अल जज़ीरा है, CNN है, BBC है, DW है, डॉयचे वेले जर्मनी का, इनको फॉलो करना चाहिए. हमारे यहाँ केबल्स पे आखिर पे ये चैनल्स आ रहे होते हैं. ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू गो फ्रॉम देम. अब उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप न्यूज़ ही देखो, आप BBC अर्थ भी देख सकते हो, आप BBC 1 भी देख सकते हो. आप क्या कहते हैं, मैं पर्सनली ये करता हूँ. मुझे 2012 के अंदर लैपटॉप मिला था, चीफ मिनिस्टर वाला जो लैपटॉप होता है. तो मैंने 2 काम उस पर बहुत किए. एक मैंने असाइनमेंट्स बहुत बनाई और दूसरा मैंने उस पर मूवीज़ बहुत देखी हैं. ठीक है ना. इंग्लिश मूवीज़ स्पेसिफिकली ब्रिटिश एक्टर्स की जो होती हैं और सीजन्स, दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर इंग्लिश डेवलपमेंट. मेरी इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश की कैपेबिलिटीज़ हैं, इफ़ आई गिव द क्रेडिट टू दीज मूवीज़ एंड सीजन्स देन इट वोंट बी रॉन्ग. राइट. वुडंट बी रॉन्ग कि अगर मैं उनको दे दूँ, बिकॉज मेरी इंग्लिश डेवलप करने में इन चीज़ों का बहुत रोल है. राइट. बिकॉज व्हेन यू आर लिसनिंग टू इट you're grabbing it more, when you're watching it you're grabbing it more, और इससे आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है. सो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं. तो आप ये चीज़ें करें. ठीक है. और हिंदी डबिंग के साथ बिल्कुल नहीं देखनी. ठीक है. वो एक कैंसर है, अल्लाह माफ़ करे, और वो नहीं करना. अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने स्टार्ट करनी है. ठीक है. आपने इन चीज़ों से स्टार्ट लेना है एंड इवेंचुअली यू विल रीच एट अ लेवल जहाँ पे आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी. जब इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाए देन यू आर एट अ लेवल दैट यू कैन स्टार्ट इट. बट स्टिल डिग्री कंप्लीट होने से पहले, 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूब जाया करता है. डिग्री कंप्लीट होने से पहले बहुत ज़्यादा आपको एस्पायरेशन आ भी रही है तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. दिस इज़ माई ओपिनियन. ऑलराइट. When it comes to CSS, there's that concept कि आपको 7 to 8 months की प्रिपरेशन एटलीस्ट चाहिए भी होती है. तो PMS में भी ऐसा ही है, आपको इतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है या ये थोड़ा जल्दी हो जाता है? मैं यहाँ पे ना मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. प्रिपरेशन डजंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम यू आर गिविंग. What does that mean? मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको. द थिंग इज कि ना हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हमने इतने मंथ में करना. ठीक है, आप अपना गोल सेट करें. ठीक है. बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. राइट. आपकी ग्रैबिंग पावर्स डिफर कर सकती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, वेरी यूनिक बाय पर्पस. आपने सुना होगा कि एक थंब प्रिंट जो है वो भी नहीं मिलता. सो वी आर डिफरेंट. 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं. मैं पहले तो जनरल एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आता हूँ उसकी तरफ. 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको मैं कहता हूँ शर्लॉक होम्स टाइप के होते हैं. फोटोग्राफिक मेमोरी होती है उनकी. ठीक है ना. वो लोग 6 से 8 महीने में भी कर जाते हैं. ठीक है. कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह के मीडियोकर होते हैं. ठीक है. उनको साल लग जाता है. ठीक है. मुझे साल लगा था प्रिपरेशन में. ठीक है. कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिले करते हैं ग्रैब करने में. उनको जब तक एक चीज़ कंप्लीटली घोल के पिला ना दी जाए उनको समझ नहीं आती. उनको सुपरफिशियल, यानी कि उनकी ना दे आर बैड एट गेसिंग थिंग्स, और फॉरवर्ड क्या है वो उनको थोड़ा समझने में. दैट डजंट मीन वो लोग कर नहीं सकते. बट दीज पीपल टेक मोर टाइम. उनको 2 साल भी लग सकते हैं प्रिपेयर होने में टोटली. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें. फिर एक चीज़ होती है जो होती है आपकी इनर विल पावर, आपकी बोल्डनेस. बोल्डनेस हमारे यहाँ ये लिया जाता है कौन कितनी गालियाँ निकालता कन्वर्सेशन में. दैट्स बट बोल्डनेस मीन्स. ठीक है ना. ये बोल्डनेस यही समझा जाता है हमारे मुल्क के अंदर कि स्पेसिफिक किस्म की जो अब्यूज़ हैं वो कितनी दफ़ा यूज़ की जाती हैं कन्वर्सेशन के बीच में. दिस इज़ नॉट बोल्डनेस. बोल्डनेस इज़ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. दिस इज़ व्हाट बोल्डनेस इज़. ठीक है. आप कितने बोल्ड हो ये बड़ा मैटर कर रहा होता है. आई नो पीपल जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं घबरा के पेपर दिए बगैर वापस आ जाते हैं क्योंकि चांस ज़ाया नहीं होता. अगर आप अटेंडेंस ना लगाएं तब तक चांस ज़ाया नहीं होता. ये बात एक क्लियर हो गई. चलो, लोग उठ के आ जाते हैं वापस. ठीक है ना. विच इज़ लैक ऑफ बीइंग बोल्ड. बोल्डनेस की कमी है. ठीक है. बेजिगरापन जैसे कहते हैं उर्दू में. ठीक ये इस चीज़ की कमी है. ठीक है ना. ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही थी. अब वो 6 महीने बाद आ जाए, वो 3 साल बाद भी ना है, वो भी मैटर कर रही थी. अब PMS का जहाँ तक सवाल है, PMS और CSS जो हैं वो दोनों इक्वलेंट ही हैं बिकॉज दोनों के 12 सब्जेक्ट्स हैं.
दोनों के 1200 मार्क्स हैं, 12 पेपर हैं, सिर्फ स्केड्यूल का फ़र्क होता है। CSS 6 दिन में 12 पेपर हो जाते हैं, PMS के 10 दिन में 12 पेपर होते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा कोई इतना फ़र्क नहीं होता। पेपर्स उसी तरह हैं। जो PMS मैंने पास किया था उसमें मैं फ़ख्र से तो नहीं गया था डेफिनेटली, उसमें तकरीबन कोई 13,000 में से सिर्फ 138 लोग पास हुए थे, रिटन में क्लियर हुए थे, ठीक है। अब ये CSS से भी कहीं गुना कम परसेंटेज है, ठीक है ना। CSS में कम से कम भी 200-250 लोग पास हो जाते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि PMS CSS से ज़्यादा मुश्किल है, आई एम जस्ट सेइंग कि इट डिफर्स, एट द सेम पॉइंट इट इज़ सिमिलर। आपकी तैयारी जो है वो उतनी ही होनी चाहिए, बिकॉज बाज़ दफ़ा तो सब्जेक्ट्स भी सेम ही है ना, तो आपकी तैयारी भी उतनी ही सिमिलर होनी चाहिए जितनी आप CSS के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो मैटर नहीं करता कि आप थोड़ा टाइम PMS को दे लोगे तो आप पास कर जाओगे, नहीं, सही, उतना ही डिफ़िकल्ट है। उन्होंने CSS की जो प्रेसी है उसको बैलेंस कर दिया GK के पेपर के साथ। खैर ये जो 2020 का PMS हुआ उसमें तो प्रेसी के अंदर ही मेरा ख्याल है 15 to 20% रिजल्ट है सिर्फ, ठीक है, और GK में थोड़ा ज़्यादा है। मेरी बारी essay में बहुत कम रिजल्ट था, लोग 25% रिजल्ट था सिर्फ, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा स्कोर्स में लोग फेल हुए थे, ठीक है। तो सिमिलर ही तैयारी होती है, सिमिलर ही पैटर्न होता है, पेपर होते हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि कितना डिफरेंस है। टाइम ड्यूरेशन कितना लेते हैं कंपैरेटिवली? थोड़ा कम टाइम आपको लग सकता है PMS की प्रिपरेशन में, या इट्स जस्ट? मैंने वो बात कर दी है ना आपको कि PMS और CSS जो है बहुत से लेवल पे सिमिलर हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो 2021 वालों के लिए जो PMS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मेरा जो मैसेज है उसमें 3 पॉइंट्स हैं मेन, ठीक है। वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स, एंड्योर, मुश्किलात आएंगी, ठीक है, पर्सनल हो, फैमिली लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, स्टडी लेवल पे हो। नंबर 3, लक के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये 3 चीज़ें जब आपकी फेवर में होंगी तो आप एग्ज़ाम करोगे। पहली आप खुद करोगे, दूसरी भी आप खुद करोगे, तीसरे के लिए आपने दुआ करनी है। दैट्स इट। Okay sir, thank you so much. It was a nice conversation.